Hello friends, welcome to the channel Competition Crackers, and if you are preparing for any competitive exam, either UPSC, State PCS, SSC, Railway or any government exam, you can subscribe to our channel क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों। तो अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो है दोस्तों ल्यूसेंट जीके का जियोग्राफी का पार्ट, जियोग्राफी, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं दोस्तों यूनिवर्स से आगे का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है चीजें, समझ लेते हैं। तो यहां पर है यूनिवर्स। यूनिवर्स इंक्लूड ऑल फिजिकल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। तो देखो यूनिवर्स क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्स पूरा इंक्लूड रहता है। यूनिवर्स में जितने भी हमारे गैलेक्सीज हैं, जितने भी हमारे, हम गैलेक्सीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जितना भी फिजिकल मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज स्पेस। ठीक है, मास होता है जिसमें और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उन सारी चीजों को हम मैटर कहते हैं। तो जितना भी मैटर, फिजिकल मैटर हमारे आसपास है, फिजिकल मैटर के अलावा एनर्जी जितनी भी हमारे आसपास है, दैट ऑल थिंग्स आर इनसाइड द यूनिवर्स। ये पूरी की पूरी चीज यूनिवर्स में है। चाहे गैलेक्सीज की हम बात करें, सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर आती हैं, स्टार्स गैलेक्सीज के अंदर आते हैं, प्लैनेट्स गैलेक्सीज के अंदर आते हैं। ऑलराइट, फिर है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अब जो यूनिवर्स की स्टडी होती है दोस्तों, जो लोग स्टडी करते हैं यूनिवर्स के बारे में, वो उस स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब कॉस्मोलॉजी में जो ये टर्म है कॉस्मोस, इसकी मीनिंग होती है यूनिवर्स, लोगोस मीन्स होता है साइंस। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, इसके टर्म्स जो है वो समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अब हमने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है उसके अंदर गैलेक्सीज होती हैं। अब गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज होता है वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। स्टार्स का वास्ट सिस्टम होता है दोस्तों। गैलेक्सीज के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक अभी के एग्जांपल के ले लें दोस्तों, हमारा सन ले लेते हैं हम। सन इज ए स्टार दोस्तों। सन क्या है, एक स्टार है सन भी। तो इस तरीके से हमारी जो गैलेक्सी होगी उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे। अब सन की जो फैमिली है, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारे प्लैनेट्स भी आ गए, 8 प्लैनेट्स हमारे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हर स्टार के अपने अपने प्लैनेट्स होंगे। तो इसी तरीके से जो एक गैलेक्सी होती है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, और हर एक स्टार का अपना सोलर सिस्टम हो सकता है, जो भी सिस्टम है अपना हो सकता है, उसके आसपास प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। और मजे की बात तो यह है कि हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। अभी करंट टेक्स्ट में यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना, समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज, 10 to the power 11 गैलेक्सीज, एंड ईच गैलेक्सी एज एवरेज 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स। अब सोच सकते हैं आपकी कितनी बड़ी हमारी यूनिवर्स है। फिर चलते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारा अर्थ है दोस्तों, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आता है आपका मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, एंड होम ऑफ द अर्थ अवर सोलर सिस्टम, एंड इट इज स्पाइरल इन शेप। तो जो हम मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल इन शेप, इस तरीके का कुछ शेप, स्पाइरल शेप कहते हैं इसको, स्पाइरल शेप में है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ऑलराइट, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सी। तो अभी जो साइंटिस्ट्स हैं, हमारे जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके द्वारा जो सबसे नई गैलेक्सी या हमारे द्वारा जानने वाली गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा, वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट कि हमारे जो अभी लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है हमारे पास, जिसकी हाल फिलहाल में रिसर्च हुई है, वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ जाता है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। तो जो हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब बिग बैंग थ्योरी में प्रपोज्ड है।
और ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो दी थी एबे जॉर्जस लेमेटियर ने। तो ये चीज आप याद रखना, बिग बैंग थ्योरी इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एबे जॉर्जस लेमेटियर। ऑलराइट, फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, एंड्रोमेडा इज अवर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो अगर आता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास की गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है एंड्रोमेडा। और जो हाल फिलहाल में जिस गैलेक्सी की रिसर्च हुई है वो ड्वार्फ गैलेक्सी है। ऑलराइट, अब थोड़ा इससे नीचे डिस्कस करते हैं चीजों को। बिग बैंग थ्योरी, अब हमने बोला व्हाट वाज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मींस वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसमें कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी में, ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसंट्रेटेड लंप कॉल्ड प्रीमिवल एटम। तो माना जाता है कि जो यूनिवर्स था वो इनिशियली एक पॉइंट शेप में था, एक पॉइंट के शेप में था पूरा का पूरा यूनिवर्स। इसके अंदर जैसे जैसे इस एटम के अंदर, जिसको हम प्रीमिवल एटम कहते हैं, प्री मीन से सबसे पहला एटम जिसको हम कह रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जैसे जैसे इसका मास बढ़ने लगा, इसके अंदर एनर्जी बढ़ने लगी, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो ये पॉइंट था इसमें एक ब्लास्ट हुआ दोस्तों, मास और एनर्जी बढ़ने के कारण इस पॉइंट में, इस प्रीमिवल एटम में ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद जो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन, इस ब्लास्ट को कहा जाता है बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन था ये, जो कि 15 बिलियन साल पहले हुआ, 15 बिलियन ईयर्स एगो ये एक्सप्लोजन हुआ इस प्रीमिवल एटम में। और उसके बाद जैसे ही इसमें वो ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद गैलेक्सी का फॉर्मेशन, स्टार्स का फॉर्मेशन और अदर जो कॉस्मिक बॉडीज होती हैं उनका फॉर्मेशन इसी एटम, प्रीमिवल एटम से, ब्लास्ट से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी थ्योरी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ऐसा माना जाता है कि जब से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से, जैसे ये प्रीमिवल एटम है, इसमें जैसे ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होता है तो कोई भी चीज जैसे उड़ के दूर जाती है एक दूसरे से। तो इसी तरीके से दोस्तों ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि अभी भी जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो अभी भी वो ब्लास्ट थमा नहीं है, वो चलता जा रहा है। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया, स्टार्स का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन जो प्रीमिवल एटम फटा था इसका अभी भी ये जो है दूर एक दूसरे से जाते रह रहे हैं, ये एक्सपेंशन होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता जाता है। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक इनिशिएटिव है, एक थ्योरी है जो कि थोड़ा बहुत हमें एक्सप्लेन करती है अबाउट द यूनिवर्स फॉर्मेशन। अब कितनी इसमें सच्चाई है, कितना वो है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, फिर थ्योरीज रिगार्डिंग इन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके। फिलहाल जो करंट में चलती हुई थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इससे पहले भी कुछ थ्योरीज आई हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी किसने ढूंढी, ई जॉर्ज लेमेटायर की दी हुई थ्योरी है। इससे पहले स्टेडी स्टेट थ्योरी आई थी थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी की। फिर पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी आई थी डॉक्टर एलन सुंडर्स की। ठीक है दोस्तों, तो हम कॉस्मोलॉजिस्ट तो है नहीं, कॉस्मोलॉजी की स्टडी हमने करनी नहीं है जो इनको डीप में पढ़ें, तो आप बस इनका नाम याद रखना कि स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी, और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन सुंडर्स। बस इससे ज्यादा हमारे काम का कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हिग्स बोसॉन के बारे में। तो हिग्स बोसॉन दोस्तों एक पार्टिकल है। तो ये चीज जो है दोस्तों, इसके लिए एक मेगा एक्सपेरिमेंट, यहां पर देखो हिस्टोरिकल मेगा एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों। पृथ्वी की सतह से, हमारे जो सरफेस है उससे 100 फीट डीप, 100 फीट गहराई में, या आप कह सकते हैं 70 और 100 फीट गहराई में एक 27 किलोमीटर की टनल बनाई गई थी। ठीक है, देखो अर्थ, ये अर्थ का हमारा सरफेस है जिसमें हम चलते हैं, उससे 100 फीट गहराई में 27 किलोमीटर की एक टनल बनाई गई थी, जिसको कि लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर कहा जाता था इस टनल को। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, ये बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बिग बैंग थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कहा गया था। बिग बैंग थ्योरी जो थी उसका कहीं ना कहीं प्रूफ करने के लिए ये बताया गया था। तो इसमें बोसॉन पार्टिकल, जिसको कि हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसकी यहाँ पर खोज हुई थी दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की बीम को इसमें जैसे ही टकराया गया था प्रोटॉन्स की बीम्स को, तो इन्होंने देखा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल हमें दिखाई दिया था। तो इसी के चलते हम कह सकते हैं कि इसी के चलते साइंटिस्ट्स ने कहा कि 15 बिलियन ईयर एगो भी जब ऐसे ही मास, जब वो लंप था जो, उसमें जो मास कंसंट्रेटेड मास बढ़ गया था उसका, या उसमें एनर्जी का जब बढ़ गया था, तो इसी तरीके से जो बीम्स हैं वो आपस में टकरा के, जो गॉड पार्टिकल्स हैं
या ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल हैं, ये जो है बहुत ही हाई इंटेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं, ये यहाँ पर से वो हुए होंगे और इसी के कारण एक्सप्लोजन जो है वो बड़ा होगा। इस टाइप की चीजें इन्होंने दी थी। बाकी यही है गॉड पार्टिकल के बारे में कि जो प्रोटॉन बीम्स से निकलते हुए जो पार्टिकल्स जो कि मेगा एक्सपेरिमेंट में पाए गए थे उनको ही हम गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जो गॉड पार्टिकल है या जो ये इतना पार्टिकल है इसको हम डार्क मैटर भी कहते हैं। डार्क मैटर मीन्स ये जो मैटर्स होते हैं हमारे सॉलिड लिक्विड गैस, इसके अलावा एक अलग फॉर्म ऑफ मैटर ये हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल को कहा जाता है। उसके अलावा डार्क एनर्जी भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा डायमेंशन भी कहा जाता है, हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल। ठीक है, इतने नाम इसको दिए हैं साइंटिस्ट्स ने वो करने के लिए। ठीक है, तो 15 बिलियन ईयर एगो नोन एज बिग बैंग इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब चलते हैं थोड़ा बहुत आगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, इट इज नाउ कंसिडर्ड द हिग्स बोसॉन विच इज नोन एज गॉड पार्टिकल इन विच मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट। तो अभी ये गॉड पार्टिकल जो इन्होंने साइंटिस्ट ने ढूंढा था, तो कहा जाता है कि इसी में कहीं ना कहीं जो है मिस्ट्री छुपी हुई है हमारे यूनिवर्स की, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ऐसा पार्टिकल जो गॉड द्वारा बनाया गया इस तरीके का। ठीक है, अब आगे भी कुछ है तो इस पेज में देखते हैं, वरना नेक्स्ट पेज को मूव करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था दोस्तों ये 2010 में किया गया था। एक बार 2008 में भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, बट ये फेल्ड हो गया था उस टाइम में, पर ऐसा कोई पार्टिकल मिला नहीं था। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अब हम पढ़ लेते हैं, हमने यूनिवर्स पढ़ लिया कि किस तरीके से यूनिवर्स बना, एक लंप से जो एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक छोटे से एटम से पूरा यूनिवर्स बनने तक की हमने चीजें देखी, घटना देखी, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया है जो थ्योरी अभी प्रपोज्ड करी गई थी लेमेटायर द्वारा, बिग बैंग थ्योरी, वो भी हमने देख ली है। अब देख लेते हैं अंदर की चीजें। ठीक है, इसके अंदर की चीजें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं इसके अंदर। गैलेक्सी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से गैलेक्सी होता है, स्टार्स का जो सिस्टम होता है जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं। अब हम जाते हैं स्टार्स क्या होते हैं उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्स क्या होते हैं? क्लम्प ऑफ डस्ट एंड गैस इन नेब्यूला कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार्स। ठीक है, देखो जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे डस्ट है, गैसेस हैं। ठीक है, जो कि नेब्यूला का फॉर्मेशन करते हैं। डस्ट और गैसेस से नेब्यूला का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे ये डस्ट एंड गैसेस जो है वो आपस में एक साथ आती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कहीं ना कहीं लगता है, और जब ये डस्ट एंड गैसेस आपस में एक साथ आती हैं तो यहीं पर इसे फॉर्मेशन होता है स्टार्स का। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि सन किससे, हीलियम और हीलियम हाइड्रोजन गैसेस जो है वो इनसाइड द सन है, तो वो गैसेस धीरे धीरे सन के अंदर आई होंगी और इस तरीके से सन का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये गैसेस अगर होंगी तो साफ बात है कि हॉट बर्निंग गैसेस होंगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन से आ रही हैं, और कूल्ड गैसेस तो होंगी नहीं, हॉट गैसेस होंगी। तो हॉट गैसेस अगर किसी चीज के अंदर हैं तो वो लाइट तो एमिट करेगा ही करेगा, एंड देयर ऑन लाइट, खुद की लाइट होती है स्टार्स में दोस्तों, लाइट भी एमिट करते हैं स्टार्स। एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी दोस्तों, अब ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। ठीक है, और तो बाकी आपका कंसेप्ट था जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है ये कि हमारे सबसे नजदीक एक तो हमारा स्टार है सन। ठीक है, जो जिसमें कि हम सोलर सिस्टम में जिसमें रहते हैं, सन के अलावा जो सबसे नजदीक में हमारा स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी से अर्थ में लाइट पहुंचने में 4.3 ईयर्स का टाइम लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दूर जो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो हो सकता है। अब कितना टाइम लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नाम इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सबसे नजदीकी, हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक में जो तारा है सन के अलावा वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब बात कर देते हैं दोस्तों हम सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या होता है? अब जैसे हमने देख लिया स्टार, तो स्टार के आसपास मैंने क्या बोला आपसे, स्टार के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेटेओर्स हो सकते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? देखो सन जो है वो एक स्टार है, और स्टार के आसपास जो प्लैनेट्स हैं हमारा, ये पूरी एक फैमिली मानी जाती है, और इसी को कहा जाता है सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स सन की सिस्टम, सन का सिस्टम, या सोलर फैमिली भी हम इनको कह सकते हैं। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, हेवनली बॉडीज, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेटियोर्स। तो देखो हाँ, सोलर सिस्टम में क्या है? सबसे पहले तो सन मेन चीज जो कि एक स्टार है, और उसके अलावा प्लैनेट्स।
प्लैनेट्स कितने हैं हमारे, 8 प्लैनेट्स हैं सन के आसपास। उसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट मून है। तो इस तरीके से हर एक जुपिटर में भी बहुत सारे मून होते हैं, अराउंड 70 मून्स, 60-70 मून्स होते हैं जुपिटर सैटर्न में। तो इस तरीके से जो है वो बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, प्लैनेट्स मीन्स ऐसे हेवनली बॉडी जो सन के अराउंड या स्टार्स के अराउंड जो है वो मूव करते हैं इन एन इलेप्टिकल पाथ, उनको कहा जाता है प्लैनेट्स। और जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करे उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है सैटेलाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा एस्ट्रॉइड कॉमेट्स क्या होते हैं वो हम देख लेंगे। अब देखो, सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम बात ही सोलर सिस्टम की कह रहे हैं, तो सन उसका क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम में। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन कीप्स ऑल द प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सन लगाता है। अब सन सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगाता है दोस्तों, तो बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे, और सबसे ज्यादा मास और सबसे बड़ा साइज सन का है। तो सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड ही मूव करते हैं, ठीक है। बिकॉज F इक्वल टू क्या होता है, mg। तो यहां पर जो फोर्स है, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो सब जो है वो डिपेंड करता है मास पे। फिर होता है प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं। देखो किस तरीके से, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलेप्टिकल ऑर्बिट इसको कहा जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब चलते हैं थोड़ा आगे, फिर देख लेते हैं। हमने सोलर सिस्टम देख लिया कि सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, प्लैनेट्स हैं, और चीजें भी हमने देख ली, मेटियोर्स, कॉमेट्स। तो अब देख लेते हैं साइज कितना है हमारे सोलर सिस्टम का, वो है 10⁵ AU। AU क्या होता है, AU मीन्स होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नीचे डिस्कस कर लेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ठीक है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। मैंने क्या कहा था, स्टार्स में क्या होती है, गैसेस होती हैं, सारी की सारी गैसेस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक साथ आके स्टार्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो सन का भी फॉर्मेशन इसी तरीके से हुआ है। तो सन ही जो है वो सोर्स है पूरी की पूरी एनर्जी का हमारे सोलर सिस्टम में। हम पृथ्वी में रहते हैं, जो हमारी एनर्जी का सोर्स है वो सन है। अगर कोई मार्स में रहते तब भी एनर्जी का सोर्स सन होता, ठीक है, बिकॉज इसमें जो है वो गैसेस हैं जो कि लाइट एमिट करती हैं, एनर्जी एमिट करती हैं। फिर प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट की तरह रखा गया है। 2003 में शायद ये रखा गया था, अभी मेरे को एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, शायद 2003 में ही जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, उन्होंने सर्वे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसके द्वारा जो है ये प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट रखा गया, ठीक है। क्यों रखा गया ये सारी चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे हम, ड्वार्फ प्लैनेट जब हम पढ़ेंगे तो। फिर मरकरी, अब देखो जो अर्थ के सबसे पहले हम सारे के सारे वो देख ले, मतलब सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं सारे के सारे हम देख लेते हैं। तो देखो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे दूर है, मरकरी सबसे पास है, अर्थ 3rd नंबर में। विनस और अर्थ का साइज सिमिलर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना दोस्तों। अब देखो जो ये 4 ग्रह हैं, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये सॉलिड प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और अब इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो ये आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, इन 4 प्लैनेट्स को जो है वो गैसियस प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड इसमें कोई ऐसा सरफेस नहीं है एज लाइक जुपिटर, सैटर्न, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून गैसियस प्लैनेट्स। अब चल देते हैं थोड़ा सा हम आगे की ओर, मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये ऐसा करते हैं, हम अभी कवर कर देते हैं मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम जैसा कि नाम से ही पता लगा कि हमारा सन होगा, उसके अलावा सन है, सन के अलावा प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अलावा मेटियोर्स, कॉमेट्स, ये सारी चीजें हैं। देख लेते हैं सन को, हम समझ लेते हैं। सन जो है दोस्तों सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और साइज जो है देखो 13 लाख टाइम्स इज द साइज ऑफ, जितना अर्थ है ना हमारा साइज, उसका 13 लाख प्लस है, 13 लाख टाइम्स मोर जो है वो सन का साइज है। और नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ
डायमीटर जो सन का है वो है 14 लाख किलोमीटर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। और जो सन है उसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और 2.5% अदर एलिमेंट्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आप हाइड्रोजन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फिर विद इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इन हीलियम ड्यू टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट यहां से पूछता है कि सन में हाइड्रोजन गैस जो है वो कंटिन्यूअसली हीलियम गैस में बदलते रहती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये आप याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन में वहां पर फ्यूजन भी देगा, फ्यूजन विल नॉट बी राइट, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है। अब सरफेस टेम्परेचर इसका है 5778 केल्विन या 5504 डिग्री सेल्सियस, ये आपके लिए काम का नहीं है, खाली एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं रफली हम। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट पेज में, तो देख लेते हैं, ठीक है। फिर है द टेम्परेचर एट द सेंटर इज 1.571 इंटू 10⁻⁷ केल्विन, तो बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है सन के सेंटर में रहता है हमारे लिए। इतना ज्यादा काम का नहीं है वैसे, इंपोर्टेंट लिखा है पर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं पूछते हैं एग्जाम में। फिर साइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ जाता है दोस्तों कि फोटोस्फीयर क्या होता है। फोटोस्फीयर मींस ऐसा सरफेस जो सन में साइन करता है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ सन को कोरोना कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरोना के चलते, ठीक है, मजाक कर रहा हूं वैसे। तो आउटर लेयर जो सन है, सन की जो आउटर लेयर है, ठीक है, मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस, उसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, तो जब एक्लिप्स होता है दोस्तों, जब ग्रहण लगा हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की एक रिंग हमें दिखाई देती है, वो रिंग जो है दोस्तों वही है, ब्लैक कलर की ये रिंग दिखाई देती है हमें। तो ये जो रिंग है, इसी रिंग को जो है वो कोरोना कहा जाता है। यही जो है सूर्य के सबसे बाहरी जो हिस्सा है या बाहरी जो सरफेस है वो यही रिंग है, ठीक है। और ये हमें इक्लिप्स, जब टोटल इक्लिप्स होता है, पूर्ण तरीके से ग्रहण होता है, तभी ये दिखाई देता है विथ स्पेशल सोलर टेलीस्कोप और कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोरोना को देखने के लिए मदद करता है, इसके लिए कोरोनोग्राफ या इस सोलर टेलीस्कोप इसको कहा जाता है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जो कि। और लाइट जो है दोस्तों वो आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। सन से जो अर्थ तक लाइट आती है वो आती है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह रहा हूं मैं दोस्तों। तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाली लाइट। और 8.5 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा है, लाइट है, उसको पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.5 मिनट लगता है टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, लाइट को। और कितनी स्पीड से आती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट यहां आती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड जो है लाइट में होगी। और वैक्यूम वहां पर रहता है, तो वैक्यूम में जो है वो लाइट जो है सबसे तेज गति से ट्रेवल करती है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर अर्थ की बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लाइट को लग जाता है, अदरवाइज और जल्दी पहुंच जाती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, या उसकी वजह से थोड़ा लाइट में डिले आ जाता है, क्योंकि जैसे परमिएबिलिटी चेंज होते रहती है सरफेस की। तो खैर वो हमारा डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है दोस्तों, तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का जो मुख्य अंग है, सोलर सिस्टम का जो मुख्य अंग है वो है फर्स्ट सन, जो कि जिसके की चलते सोलर सिस्टम जिंदा है, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा है हमारे सेकंड नंबर में प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स के अलावा हमारे मेटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी बैकग्राउंड की चीजें हैं दोस्तों। तो अब अगला टॉपिक हमारा है द प्लैनेट, ठीक है, एक सेकेंड। तो अगला टॉपिक या अगला मुद्दा हमारा होगा दोस्तों द प्लैनेट्स। इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में,
ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में फिलहाल हमने द सन तक देख लिया है, कवर कर लिया है। आई होप दोस्तों कि ये आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को कर देना लाइक। उसी के साथ साथ आप कमेंट में बताना कि आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। ये लाइक कमेंट का जो रेशियो होगा, लाइक कमेंट में जो आपके रिस्पॉन्स हमें मिलेंगे, उसी के हिसाब से मैं जल्दी जल्दी इसमें वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। तो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों कि आपको नेक्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 3 चाहिए या नहीं। ठीक है, ये जरूर बताना आप, तो तुरंत मैं बना दूंगा अगर अच्छे कमेंट आएंगे तो। और उसी के साथ साथ शेयर कर देना यार दोस्तों इस वीडियो को अमंग योर अदर फ्रेंड्स। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, थोड़ा सपोर्ट आप भी शो करना, ताकि हम जो है और लोगों तक भी ये लेक्चर्स पहुंचा सकें। और बेल नोटिफिकेशन जो आता है उसको भी प्रेस करना, क्योंकि न सिर्फ ल्यूसेंट बल्कि करंट अफेयर्स वाली चीजें दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल लेक्चर्स, आपकी जनरल स्टडी, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे चैनल में अपलोड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वो सारी चीजें। तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी चीजें हमारे चैनल में आएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।